नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है, जो कि 2025 में होने वाली एसएससी की परीक्षाओं में आपको मदद करेगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री या इतिहास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हम मॉडर्न इंडिया तक पहुंच चुके थे और मॉडर्न इंडिया में आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्न जो कि ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज से रिलेटेड थे, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए अधिनियम और उनके द्वारा लाई गई जो नीतियां थी, उन्हीं से संबंधित कुछ सवाल जो एसएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं। उन्हीं की प्रैक्टिस करने के लिए इस सेशन में हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। In which year did the government of British India pass a law according to which those who converted into Christianity got the right in their ancestral property? ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ? दोस्तों, आप जानते हैं 1857 की क्रांति होने के कई सारे रीजंस या कई सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण ये भी था। आप जानते हैं 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी। और अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा। इसी ने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति चलाई। इसे एक विस्तारवादी नीति के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था और कहा गया था कि जाइए और जाकर भारत के ज्यादा से ज्यादा प्रांतों को हड़प कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लीजिए। इसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही या इसी लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में सन 1850 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ जो कहलाता था लेक्स लोसी एक्ट या लेक्स लोसी अधिनियम। और इसी लेक्स लोसी अधिनियम के ही तहत यह प्रोविजन किया गया कि उन लोगों को अपने पूर्वजों की संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया है। और स्वाभाविक सी बात थी, उस समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बनाने का उद्देश्य चल रहा था और इसी उद्देश्य से लेक्स लोसी एक्ट लेकर आया गया था, जिसके तहत वो लोग जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है और वो क्या बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, उनके पास अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार रहेगा। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनके पास अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है ये एक्ट पारित हुआ 1850 ईस्वी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया, जिसने भारत में हड़प की नीति चलाई। और ये जो एक्ट था, ये जो कानून था, इसे लेक्स लोसी अधिनियम या लेक्स लोसी एक्ट कहा गया था, जो कि 1850 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका मतलब राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1850। अगला सवाल देखिए। What was the term of the Central Legislative Assembly under Government of India Act in 1919? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत सरकार अधिनियम आया, आप जानते होंगे इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। इसी के तहत सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए या केंद्रीय विधान मंडल के लिए सबसे पहले इलेक्शंस करवाए गए या सबसे पहले चुनाव करवाए गए। आप जानते हैं 1919 के ही भारतीय परिषद अधिनियम के ही तहत भारत में सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था और भारत में महिलाओं को भी निर्वाचन या मतदान के अधिकार सबसे पहले इसी के तहत प्रदान किए गए थे। और जब इसके तहत सबसे पहला इलेक्शन हुआ, सबसे पहला निर्वाचन हुआ, तो आप जानते होंगे कि पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन या पहली केंद्रीय विधानसभा का उद्घाटन इसी के तहत 9 फरवरी सन 1921 में किया गया।
और आप जानते हैं जिसका कार्यकाल निर्धारित किया गया 3 इयर्स। पहली और दूसरी विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 3 इयर्स या 3 वर्षों का निर्धारित किया गया था। हालांकि तीसरी और चौथी विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। सबसे लंबा कार्यकाल पांचवी विधानसभा का रहा जो कि 10 वर्ष का था। और उसके बाद अगर हम छठी विधानसभा की बात करें तो 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत 14 अगस्त 1947 को आजादी से एक दिन पहले, जिस दिन पाकिस्तान को आजाद किया गया, उसी दिन ये विधानसभा अपने आप ही विघटित हो गई, अपने आप ही भंग हो गई, क्योंकि यही प्रावधान था 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने न्यायाधिकरण की व्यवस्था और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया? सबसे पहले है द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929, व्यापार विवाद अधिनियम 1929। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 या 1912। तो आप जानते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अ गवर्नर फॉर बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान इसी एक्ट के तहत किया गया था। अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या सहमति की आयु अधिनियम 1891, जिसमें मैरिज एज फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए विवाह की आयु को 12 इयर्स या 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। उसके बाद है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या भारतीय भागीदारी अधिनियम, जिसके तहत भागीदारी के कानून बनाए गए थे। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत न्यायाधिकरण की व्यवस्था और हड़ताल पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया? दैट वाज द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, वो व्यापार विवाद अधिनियम 1929 कहलाता है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया यानी कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा की गई, उसका घोषणा पत्र पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को। कहां पर? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, और ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के ही द्वारा इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के ही तहत यह प्रावधान किया गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा, महारानी विक्टोरिया का शासन होगा, और महारानी विक्टोरिया का ही एक प्रतिनिधि शासन करेगा जो कहलाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कहलाएगा भारत का राज्य सचिव। अभी तक जो शक्तियां कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में थी, उन दोनों को निलंबित करके सारी की सारी शक्तियां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई, और साथ में इसकी एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 15 मेंबर्स, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, जिसे इंडियन काउंसिल या भारतीय परिषद कहा जाता था। और आप जानते होंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन काउंसिल दोनों ही मिलकर कहलाती थी होम गवर्नमेंट, जो प्रावधान 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनसे विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई, जी हाँ बिल्कुल हुई। द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू दी मुस्लिम्स, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का आधार या निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, बिल्कुल दे दिया गया। इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ए बी सी। भाई आप जानते हैं 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। और आप जानते हैं मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार करते हुए ही कॉमनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की धारणा लेकर आई गई 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के तहत। गांधी जी ने इसी एक्ट को कहा कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया है, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भेजा गया था और भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला सवाल, वुड्स डिस्पैच of 1854 primarily dealt with which of the following subject matters? वुड्स डिस्पैच 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो आप जानते हैं that was related to education। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में लाया गया चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जिसमें कहा गया कि भारत में प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा केवल और केवल इंग्लिश में होनी चाहिए, अंग्रेजी में होनी चाहिए। और आप जानते होंगे इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में भेजा गया था, इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहलाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि डलहौजी के कार्यकाल में भेजा गया था। दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, ये शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए और पर्यवेक्षण करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो आप जानते हैं कि जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, तो इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो कि 1784 में लाया गया था, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेपरेटेड। (1784) के पिट्स इंडिया अधिनियम के ही तहत कंपनी से व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। जो कंपनी का व्यापार था वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही पास रखा गया, यानी कि निदेशक मंडल के ही पास रखा गया, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य था उसके लिए स्थापना की गई एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, एक नियंत्रक मंडल की, और इसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 मेंबर्स या 6 सदस्य हुआ करते थे। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन के अनुप्रयोग को बंद करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो आप जानते हैं कि जो प्रांतों का द्वैध शासन था वो 1919 से लेके 1935 तक चला, लेकिन जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया
भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया, तो इसी के तहत प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करके उसको केंद्र में लागू कर दिया गया और इसी से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला सवाल, विच एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 एडी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो हम सब जानते हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप जानते हैं इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ हुआ करता था और इसी लॉर्ड नॉर्थ के ही द्वारा सीक्रेट कमेटी या गुप्त समिति का गठन किया गया था और इसी गुप्त समिति की ही रिकमेंडेशन या सिफारिश पर पारित करके भेजा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका उद्देश्य इंग्लैंड और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था। ये वही रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके तहत 1774 में 1774 में भारत के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट, which of the following acts gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां प्रदान की थी तथा राजनीतिक कैदियों को बिना किसी सुनवाई के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो आप जानते हैं इसी अधिनियम को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया, जिसे हमने काले कानून की संज्ञा दी। 1919 में भेजा गया रोलेट एक्ट, रोलेट अधिनियम, जिसमें बिना ट्रायल, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पनिश किया जा सकता था, उसे 2 वर्ष तक कारावास भी दिया जा सकता था। वही था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला राजनीतिक आंदोलन किया गया, जो कि रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ इन द ईयर 1856. इट वॉज मीन्ड फॉर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स? ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो हम सब जानते हैं दैट वॉज विडो रिमैरिज एक्ट। 1856 में एक बिल लाया गया जो कहलाया विडो रिमैरिज बिल। ये बिल पेश किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लेकिन लॉर्ड डलहौजी 1856 में वापस लौट गया और 1856 में ही भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया लॉर्ड कैनिंग को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में ये बिल पारित होकर अधिनियम बनाया और 1856 में ये कहलाया विडो रिमैरिज एक्ट। इसी को विडो रिमैरिज एक्ट कहा जाता है, जिसका सबने विरोध किया, लेकिन एक भारतीय समाज सुधारक ऐसे थे जो इसका सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ही वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट, which act was enacted by the British which regulated the manufacture, sale, possession and transport of firearms? अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया था जो कि आग्नेयास्त्रों के निर्माण, बिक्री, कब्जे और परिवहन को विनियमित करता था? तो आप जानते हैं दैट वाज इंडियन आर्म्स एक्ट। इसी को भारतीय शस्त्र अधिनियम कहा गया, जो कि 1878 में लाया गया था, जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन हुआ करता था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही लाया गया था भारतीय शस्त्र अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट। इसी के तहत भारतीयों के द्वारा आग्नेयास्त्रों का निर्माण, बिक्री, कब्जे और परिवहन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया और कानून बना दिया गया कि बिना सरकारी लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति अपने पास आर्म्स या हथियार नहीं रख सकता है। नेक्स्ट, Warren Hastings became the Governor General of Bengal from Governor of Bengal after passing of which of the following acts?
वॉरेन हेस्टिंग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए? तो आप जानते हैं जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और जो अभी तक कहलाता था बंगाल का गवर्नर अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसीलिए भारत का भाग बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल ही कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग चलाया गया था, इम्पीचमेंट चलाया गया था। पिछले सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। नेक्स्ट, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण पीआरबी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन दिए हैं 1857, 1877, 1887 या 1867। तो ध्यान रखेंगे इसे 1867 ईस्वी में लाया गया था, 1867 में। नेक्स्ट, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इन ब्रिटिश इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑन ट्रेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एबोलिश्ड? ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? दोस्तों आप जानते हैं जब 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था इसी के तहत ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड। इसी के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास रखे गए। सबसे पहला ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार, और दूसरा था ट्रेड विद चाइना, यानी कि चीन के साथ व्यापार। और इसी के बाद 20 साल के बाद जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया तो उसके तहत कंपनी के चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज चाइना। इसका सही उत्तर होगा चाइना। चाइना के ही साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल, इन 1883 which of the following allowed Indians to try Europeans in courts of law? 1833 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों पर कानूनी अदालतों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी? तो आप जानते हैं ये था इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट, इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि 1883 में आया था। और आप जानते हैं कि इस समय भारत का वायसरॉय कौन हुआ करता था? तो ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था जिसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा। इल्बर्ट बिल, हालांकि इस बिल को लाने पर एक विवाद भी हुआ था और वो विवाद ये था कि भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया था कि वो ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स के मामलों की सुनवाई कर सकेंगे, लेकिन इसका विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो इसमें संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया गया कि जो अंग्रेज चाहे और वो चाहे कि उसके मामले की सुनवाई एक भारतीय न्यायाधीश ना करे तो उसके लिए वो न्यायाधीश को चेंज करवा सकता है। इसी को इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट कहते हैं। अगला, बाय द एक्ट ऑफ डैश द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया।
डैश के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। कहने का मतलब है जिसे अभी तक कहा जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब उसे पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, केंद्रीयकरण कर दिया गया। ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था, 1833 का चार्टर अधिनियम। ये चार्टर एक्ट 1833 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, द रैयतवाड़ी सिस्टम devised by Thomas Munro in which peasants cultivators had to pay annual taxes directly to the government was prevalent in which of the following present day states and provinces? थॉमस मुनरो द्वारा की गई रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसमें किसानों को सरकार को सीधे वार्षिक कर देना पड़ता था, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य या प्रांत में प्रचलित है? आप जानते हैं कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसको दक्षिण भारत में यानी कि जिसे तमिलनाडु में क्या किया गया था, लागू किया गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग एक्ट्स एंड पॉलिसीज विद द रिस्पेक्टिव ईयर्स इन विच दे वर पुट इनटू प्लेस। निम्नलिखित अधिनियमों नीतियों का मिलान उनके लागू होने के वर्ष से करें। सबसे पहला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बिल्कुल ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल या बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, बिल्कुल ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलीजली 1798 में लेकर आया। और एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम तो हम सब जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया, यानी कि 1 2 3 4 सीधा सीधा मिलान है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। Next, the provincial elections were held for the first time in dash under the Government of India Act 1935। दोस्तों आप जानते हैं कि जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ तो इसी के तहत हमारे देश में 11 प्रोविंसेस में या 11 प्रांतों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभाओं का गठन किया गया। और इन्हीं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या 11 प्रांतों में 1937 में सबसे पहले करवाए गए प्रोविंशियल इलेक्शंस या प्रांतीय चुनाव, जिसमें सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी कांग्रेस। और 11 में से कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाने में सफल हो गई कांग्रेस। नेक्स्ट, under the regulating act of 1773 the king in council created a supreme court in which of the following places। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट बनाया? तो आप जानते हैं 1774 में भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना, जिसमें चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा एम्पे को बनाया गया। और लॉर्ड एलिजा एम्पे के द्वारा इसमें नियुक्त किए गए 3 अदर जजेस या 3 अन्य न्यायाधीश लॉर्ड हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर।
आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्टेड? भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन है 1920, 1918, 1915 या 1921। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1915 में लाया गया था, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आप जानते हैं इस समय भारत का वाइसरॉय कौन हुआ करता था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिसका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही द्वारा लाया गया था इंडियन डिफेंस एक्ट या भारतीय रक्षा अधिनियम। नेक्स्ट, विच एक्ट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30th जून 1948? इस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम सब जानते हैं दैट वाज एक्ट ऑफ 1947। इसकी घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। और आप जानते हैं इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करता था। इसकी घोषणा क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। नेक्स्ट, in India, which act divided the powers between the central and units in terms of 3 list? भारत में किस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के रूप में विभाजित किया? तो हम सब जानते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी के तहत जोड़ी गई थी 3 लिस्ट्स, 3 सूचियां। सबसे पहली कहलाती है यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची, जिसमें कुल 59 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। संघ सूची में वो विषय आते थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को था। इसके बाद दूसरी बनाई गई प्रोविंशियल लिस्ट, जिसे प्रांतीय सूची कहा जाता था, जिसमें कुल 54 सब्जेक्ट्स थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को था। और एक कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे जिन पर कानून केंद्रीय और प्रांतीय सरकार दोनों बना सकते थे। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश द डायरकी सिस्टम ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ये 1772 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा? बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। और आप जानते हैं डायरकी ऑफ बंगाल या बंगाल का द्वैध शासन, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो आप जानते हैं ये 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन द डैश? भारत में राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, डैश पर आधारित थी। ये किस पर आधारित थी आपको बताना है। सबसे पहला है स्मिथ्स थ्योरी ऑफ रेंट या स्मिथ का लगान सिद्धांत, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट या रिकार्डियन का लगान सिद्धांत, माल्थूसियस का लगान सिद्धांत या मार्क्स का लगान सिद्धांत। ये रिकार्डियन के लगान सिद्धांत पर आधारित थी, जिसको हम रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। अगला सवाल, When was the Secretary of State for India made responsible for the government of British India by bringing about changes in the home government?
गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो हम सब जानते हैं ये काम 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। और भारत का सबसे पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसे बनाया गया? ध्यान रखेंगे, लॉर्ड स्टैनली को। लॉर्ड स्टैनली को ही भारत का सबसे पहला राज्य सचिव या सबसे पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट, इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द डैश मिशन टू इंडिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में डैश मिशन भेजा। आप सब जानते हैं ये कहलाता है क्रिप्स मिशन। इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है, जिसको ठुकराकर इसी के विरोध में हमने अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला सवाल, द रिजल्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज टू मेक डैश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर डैश एजुकेशन। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का परिणाम यह हुआ कि डैश को डैश शिक्षा के लिए शिक्षण का माध्यम बनाया गया। तो हम सब जानते हैं अंग्रेजी को हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा का आधार बनाया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, माफ कीजिए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया टू अनदर 20 ईयर्स। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, 2 अधिकारों को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 1833 तक। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन वॉज टू डैश। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं साइमन कमीशन 1928 में भारत भेजा गया था। टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर, टू डिसाइड इंडियाज रिलीजियस फ्यूचर, जी नहीं। टू डिसाइड इंडियाज एजुकेशनल फ्यूचर, बिल्कुल नहीं। डिसाइड इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, दैट वाज टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। प्रांतों में लगाए गए द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए ही साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इसके 7 सदस्यों में से एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था और हमारी मांग थी कि इसमें कम से कम एक इंडियन मेंबर, एक भारतीय सदस्य होना चाहिए। अगला सवाल, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज आल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो आप जानते हैं दैट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1790, माफ कीजिए, ये कहलाता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये कहलाता है 1793 का चार्टर अधिनियम। और आप जानते हैं इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। लिखित कानूनों के द्वारा शासन की प्रणाली को इसी के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट, इन डैश गवर्नमेंट द ब्रिटिश लेजिस्लेशन इनेक्टेड बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स चिंट्स इन इंग्लैंड। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कालिको एक्ट। डैश सरकार में ब्रिटिश कानून ने इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चिन्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस अधिनियम को कैलिको अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शंस हैं 1720, सन 1700, 1740 या 1730। ये 1720 या 1720 में किया गया था। नेक्स्ट,
इन विच ईयर वॉज अ लॉ पास्ड इन इंडिया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर? भारत में ईसाई धर्म में धर्मांतरण को आसान बनाने के लिए किस वर्ष कानून पारित किया गया? सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था 1850 में आया लेक्स लोसी अधिनियम। इसी के तहत जो लोग ईसाई धर्म अपना लेंगे उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। जानबूझकर अंग्रेज लाए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना धर्म परिवर्तन करके क्या बने? क्रिश्चियंस बने, ईसाई बने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वॉज द फर्स्ट टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? पिछले सेशन में हमने पढ़ा था 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। सबसे पहला हैदराबाद, फिर 1799 में मैसूर, फिर 1801 में अवध, फिर 1802 में मराठास। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट एंड व्हेन वाज इट इंस्टीट्यूटेड? भारत की महारानी अधिनियम का मूल नाम क्या है और इसे कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शंस हैं द रॉयल्टी एक्ट ऑफ 1876, द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1877 या द टाइटल्स एक्ट ऑफ 1875। तो आप जानते हैं ये कहलाता है द रॉयल टाइटल एक्ट 1876। इसी के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। Which of the following acts of 1947 regulate the Indian labor law with regard to trade unions as well as individual workmen? 1947 के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत श्रमिकों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? हम सब जानते हैं दिस एक्ट इज नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट या औद्योगिक विवाद अधिनियम। विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया? भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो आप जानते हैं भाई भारतीय परिषद समाप्त कर दी गई 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1929 प्रोहिबिटिंग मैरिजेस ऑफ गर्ल्स बिलो 14 एंड बॉयज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज? 1829 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी? आसान है, दैट वाज शारदा एक्ट। ये कहलाता है शारदा अधिनियम। अगला सवाल, इन विच ईयर थ्रू द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्ब्ड? किस वर्ष भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 है और आप जानते होंगे ये काम 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लगाया गया था। नेक्स्ट, इन 1877 which of the following viceroys organized a दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज अ एम्प्रेस ऑफ इंडिया? यहां पर बात हो रही है पहले दिल्ली दरबार की और आप जानते हैं ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लगाया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करके उसे कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी।
नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में ड्यूरिंग थर्ड दिल्ली दरबार। और आप जानते हैं इसकी डेक्लेरेशन उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, बाय विच ब्रिटिश statute were Indian representatives for the first time allocated seats for election in Indian Legislative Council? किस ब्रिटिश कानून के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटें आवंटित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 43। और आप जानते हैं ये काम सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत किया गया था। विच लॉ वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कमांड ऑफ जनरल डायर? जनरल डायर के आदेश के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? दैट इज नोन एज मार्शल लॉ, जिसको सेना विधि कहते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आप जानते होंगे दैट वॉज मेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी से रिलेटेड एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने थ्योरी एक बार पढ़ी हुई है, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आपको करने में बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत हो। चलिए, मैं अभिषेक सुमन आपसे विदा लेता हूं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन एनेबल कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, जब हम मॉडर्न इंडिया के ही कुछ और सवाल लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।